बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ देख लिया था, उसको करने का तरीका देख लिया था, है ना। और मैंने आपको 2 लूप जब बन रहे थे उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चंस थे कुछ 3 लूप वाले, है ना, जिसमें बच्चों को दिक्कतें होंगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको ही बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बना के दे देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वगैरह ही है वो तो आप लोग कर लेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स से, राइट। मुझे पता है कुछ लोगों को भी दिक्कत होती है, कुछ लोग तो मेरा भी गलत करवा देते हैं, सर माइनस की मल्टीप्लाई करो, मैथ्स वाले होने के बाद भी फिर पीछे से कमेंट आते हैं कि सर आप बायो वाले हो, पता पड़ गया। हालांकि वही मैथ्स वाली जो कमेंट कर रही थी, है ना। तो कुल मिला के कहानी ये थी कि गलती तो हमारी है कि हम ऐसा समझते हैं बायो वाले फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं। अरे माइंडसेट को बदलो, इसलिए तो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ाता मैं, देख रहे हो विडम्बना। चलो खैर, इन सब बातों को छोड़कर अभी मैं आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल करूंगा और उसके बाद आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में आज हम लोग जानेंगे और मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल हर बार की तरह अगर क्लास में सही हो गया तो ठीक है, वरना एट द एंड वही समझा दूंगा ही कैसे करना है। एपरेटस मैंने सेटअप कर रखा है, उसको ही मैं समझा दूंगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे मीटर ब्रिज का सेटअप किया जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी हमारे पास आज रहने वाली। स्टार्ट करते हैं हमारे पास इस टॉपिक से। तो यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी करंट को निकाल सकते हैं। आप चाहो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई करा करो कि जो बड़ी वाली बैटरी है ना उससे करंट निकालो। देखो अब इसमें 2 बैटरी है, करंट यहाँ से भी निकल सकता है यहाँ से भी निकल सकता है। अब आप पॉइंट के नाम दे दो A B C D E F, और तो कोई पॉइंट नहीं बचा, F, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए, राइट। अब आपके पास बैटरी दो है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ से एक करंट दिया I1, आपकी बुक में जैसे सॉल्व कर रखा है मैं वैसे ही कर देता हूँ। आपकी बुक में दे रखा था I1 करंट दिया, ठीक है। अब ये I1 करंट यहाँ पे हमारे पास जाके एक जंक्शन पे पहुँच रहा है और इस जंक्शन पे जाएगा तो करंट क्या करेगा बेटा, हमारे पास डिवाइड करेगा। तो I1 के बाद मैंने कहा इस तरफ जो मेरा करंट गया वो मेरा I2 है और जो इस तरफ करंट गया वो मेरा कितना है बेटा, मैंने बोला था I3, यहाँ पे मत लेना मैंने बोला था जितने अननोन, देखो 2 ही लूप है तो इस्तेमाल करो कि आपके पास 2 चीज़ें एक अननोन वेरिएबल है। हाँ 3 लूप है, मैंने यही तो बोला था कि अननोन वेरिएबल नंबर ऑफ लूप्स के बराबर ले सकते हैं, उससे कम रखना और उससे ज़्यादा मत करना। अब आप बेटा अगर I3 ले लोगे तो 2 लूप के अंदर आपके 3 अननोन वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो ऐसे गलतियाँ ना करें, ठीक है। पिछली बार समझाया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि I1 में से I2 चला गया ना, तो यानी कि इसमें जो करंट रहा होगा ये I1 माइनस I2 इस डायरेक्शन में रहा होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब मुद्दा आता है इसका बॉस कि यहाँ पर करंट कितना जाएगा, यहाँ पर करंट कितना जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे भेजूंगा तो इधर भी करंट बढ़ जाएगा। देखो ना, अब I माइनस I2, राइट, ये तो यहाँ पे पहुँचा होगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ इधर जाएगा। लेट से मैं अगर I3 इधर भेजूंगा तो I माइनस I2 माइनस I3 हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। इससे बचने के लिए मैंने कहा कि इससे जो तीसरा था इससे मैंने I3 करंट ले लिया। क्या ले लिया, I3 करंट इसके पॉजिटिव एंड से निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या मैं I3 ले सकता हूँ, हाँ, क्योंकि अब मैं तीसरे लूप पे आ रहा हूँ। ध्यान दो ना, अब मैंने क्या बोला था कि जब तक तीसरा लूप ना आए तब तक तीसरा अननोन वेरिएबल मत लेना, पर अब तो मेरे पास तीसरा लूप है ना, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा और एक लूप ये रहा, राइट। तो इस लूप में अब मैं I3 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करने तो सवाल में यहाँ से भी करता I1 माइनस I2 माइनस I3 करता इसमें और I3 से भेजता, बात सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने उससे बचने के लिए यहाँ से I3 ले लिया है। तो I3 के बाद मैं इधर पहुँचा, सेम ऐसे जाएगा और इधर I2 आ रहा था। अब सम ऑफ जंक्शन, इस जंक्शन पे जो चीज़ें आ रही हैं वही चीज़ें जानी चाहिए। आ क्या रहा है, I2 और I3, तो पक्का भी जो इधर की तरफ करंट जा रहा होगा ये क्या जाएगा, I2 प्लस I3, ठीक है। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनना, किसी भी बैटरी से जितना करंट आप लोगों ने निकाला है घूमने के बाद बस ये याद रख लेना कि आपको उतना ही करंट उस बैटरी को वापस भी देना है। बैटरी कहती है देख तू मेरी मदद से कितना भी घूम ले, पर एट द एंड आइयो मेरे पास ही और वैसे ही आइयो जैसे गई थी। जैसे एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को ATM कार्ड दे देता है, कहता है देख तो इससे जितना घूमना है, जहां मर्जी घूमना है, जो करना है कर ले, लेकिन जब एट द एंड आए तो मेरे पास ऐसी है जैसी गई थी, किसी और इस ATM कार्ड के साथ किसी और के पास मत चलीजिए। तो बेचारी बैटरी इतनी अच्छी है ना, जो कहते जा जहां मर्जी घूम, मुझे दिक्कत नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड हूं मैं, लेकिन एट द एंड आए तो
तो कैसी आई हो, जैसी गई थी वैसी आई हो। तो यहाँ पर भी यही कहानी है सेम। देखो अब हमें नहीं पता यार यहाँ पे करंट क्या सीन है क्या है। अब देखो बस मुझे इतना पता है अगर यहाँ से I1 गया था तो लास्ट में यहाँ पर पे I1 आना ही चाहिए, यहाँ से I1 जाना चाहिए, राइट। यानी कि इस जंक्शन पे कुछ ऐसा करो, इस जंक्शन पे कुछ ऐसा करो कि अमाउंट ऑफ करंट जो है I1 तो इधर जाना चाहिए बस, तभी तो इसके पास I1 पहुंचेगा। समझ पा रहे हो ना, तभी तो I1 पहुंचेगा। तो अब बताओ इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट हो कि यहाँ पे करंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो देखो I2 प्लस I3 तो इधर आ गया, राइट। और I1 अगर इधर चला गया तो इसमें से मेरे को I1 तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और I2 प्लस I3 इधर प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट एंटर कर रहा है वो लीव भी तो करेगा। समझ में आ गया। तो इसमें आएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई I1 करंट इधर गया तो पक्की सी बात है कि इधर की तरफ हमारे पास जो करंट जाना चाहिए वो I1 कम हो, माइनस कर दिया। क्योंकि अगर इस पॉइंट को अगर आप देखोगे ना तो अब 0 करंट आ रहा है, चेक कर लो यहाँ। इस पॉइंट से I1 गया, भाई जाने वाला करंट देखो ये एंटर कर रहा है और ये एंटर कर रहा है और ये करंट जा रहा है। तो इस जंक्शन पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू लीविंग द करंट होना चाहिए ना। इस पॉइंट पे आने वाला करंट देखो I2 प्लस I3 यही है, और इसे जाने वाला करंट देखो प्लस I1 और जाने वाला प्लस I2, ये इक्वल होना चाहिए, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। देखो ये कट गया तो देखो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी कि हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, ये इसलिए मैंने करा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे भी हम लोग जंक्शन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो डिफिकल्टी नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। जिसकी कोई डाउट है सारा चीज क्लियर हो गई है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना। तो ऐसे 3 लूप वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं और उसके बाद इसकी 3 इक्वेशन बन जाती हैं। अब आपकी मर्जी लूप ले लेता हूं मैं, इन लूप A F E A। सबसे पहले किस लूप में ले रहा हूं बेटा मैं, A F E A। अब देखो A F E A लूप में आपकी मर्जी, आप कैसे ही घूम लो, बताओ कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक, पहले क्लॉक आ गया तो क्लॉक का मतलब ऐसे होता है, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाना शुरू करता हूँ, चलो भाई क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, 10 से प्लस से माइनस से जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट से शुरू किया तो ऐसे जा रहा था तो -10 हो जाएगा। अब देखो तुम्हारी डायरेक्शन ये, करंट डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो प्लस नहीं बेटा ये 1 ओम का है और I1 करंट है तो प्लस 1 I1 यानी कि I1 होगा, 1 इंटू I1 करेंगे तो 1 इंटू I1, ठीक है। अब इधर आओ, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम इस रेजिस्टेंस में, तो इसमें आएगा -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, राइट। इधर गए ऊपर देखो तुम्हारी डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए इस बार क्या हो जाएगा प्लस कितना 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन पहली बन गई, यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इन लूप A B F A बना लोगे ना इक्वेशन, तो बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू निकालते रहोगे ना, पहले उसमें से I1 की वैल्यू निकाल लेना I2 और I3 की टर्म्स में, फिर दूसरे वाले में पुट कर देना उसको, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, फिर तीसरे वाले में पुट कर देना, सिंगल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इतनी नॉर्मल मैथमेटिक्स तो आती होगी, बस मैं बना के दिखा रहा हूँ फटाफट से। A B F A बताओ कैसे घूमूं, एंटी क्लॉकवाइज बेटा, बच्चे की बड़ी इच्छा थी एंटी क्लॉकवाइज, यही होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से घूमना शुरू करता हूँ, मेरी घूमने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस 4 इंटू I2 आगे आया प्लस से माइनस, ऐसे जा रहा हूँ प्लस से माइनस, तो -10 बेटा, और यहाँ पर मेरी डायरेक्शन और ये अपोजिट में है तो प्लस I1, और यहाँ पर मेरी डायरेक्शन और ये अपोजिट में है तो प्लस 2 बेटा, अपोजिट है क्यों माइनस कह रहे हो, ये अपोजिट है और करंट इस तरफ आ रहा है, तो प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3, इसको सॉल्व करेंगे 0, 2 इक्वेशन बन गई। अब तीसरी लूप कौन सा बचा, B C D E B, इन लूप B C D E B। इस लूप की कहानी बतानी है भैया अब आपको। अब इस लूप में कैसे करना, घूमे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। क्लॉकवाइज होता बेटा ऐसे ही होता है,
ठीक है, आया ना तो बोल दे, इतना क्या सोच रहा है? घड़ी कैसे घूमती है? आपके हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से मैं देख लो, आपके हिसाब से देख लो, बेटा ऐसी घूमती है। तूने बोला था तेरी बात तो ये मैंने काटी है नहीं, तो अब क्या काटूंगा? तो देख यहाँ पे BCD ऐसे घूमना है, इस पॉइंट को पकड़ ले, ऐसे घूमा तो बेटा हम लोग कहाँ पे आए? -5, तो -5 इधर देखो अब। अच्छा अब इधर देखो जरा, इधर I3 करंट ऐसे जाएगा, वैसे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर होता भी तो I3 ऐसे जाएगा। क्यों? कि जितना करंट गया उतना करंट वापस भी जाना, बोल रहा जैसे गई थी वैसी आई बस। -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? आपके करंट डायरेक्शन ये और आप घूम रहे हो ऐसे, तो ये प्लस का हो जाएगा, +2 × I2 + I3 - I1। और आगे जाओ, उल्टा है, 2 × I2 + I3 +2 × I2 + I3 = 0। इन 3 इक्वेशन बन गई और आपके सामने आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर होते हैं किरचॉफ के, बट उनको सॉल्व करने के तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं बेटा, जो कि किरचॉफ के हिसाब से हम लोगों को करना भी होता है, और उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर क्या है तो आपसे पूछेंगे तो आप कहना डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो आपके सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अब काम कैसे करता है आइए देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास ये एक सर्किट है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये हो गया, ARM आर्म। ठीक है, इन आर्म के भी नाम होते हैं, जैसे अब मान के चलो ये हो गया P और Q, ये हो गया फिक्स्ड आर्म्स, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है P और Q का। अब ये R जो है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड आर्म, और S जिसको हमें पता नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसे कहते हैं अननोन आर्म। यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है? गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसे कनेक्ट रहता है, और इसके जो दो एंड है बेटा, लेट्स से एंड A एंड एंड C, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स, जिसको आप बैटरी बोल दीजिए, राइट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? लेट्स से मेरे पास S अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी कितनी वैल्यू होगी, इस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर छे? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें। अब देखो बेटा, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका P/Q, P कोई रेजिस्टेंस दे रखा होगा और Q कोई रेजिस्टेंस दे रखा होगा, ये बराबर हो जाए R/S के, P/Q = R/S के, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा व्हीटस्टोन है वो कैसी कंडीशन में है? बैलेंस कंडीशन में, यानी कि P/Q = R/S हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास हमारा व्हीटस्टोन क्या होता है? बैलेंस कंडीशन में होता है। और जब भी हमारे पास बैलेंस कंडीशन होती है, उस समय पर जो हमारे पास करंट जा रहा होता है गैल्वेनोमीटर से, वो कितना आ जाता है बेटा? 0। यानी कि बैलेंस कंडीशन के दौरान हमारे पास ये कहानी इसके अंदर से 0 हो जाएगी। अब मैंने कहा आपसे कि मैंने यहाँ से I करंट भेजा, मैंने कहा आपसे कि मैंने यहाँ से I करंट भेजा, और I करंट यहाँ जाते ही बढ़ जाएगा, किसमें? एक इधर I1 में और एक इधर I2 में, एक इधर I1 में एक इधर I2 में। अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा फिर बढ़ेगा बेटा, इधर तो IG हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर के आगे मैंने कह दिया IG करंट चला गया, और इधर कितना हो जाएगा? I1 - IG हो जाएगा, I1 - IG हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात इधर कितना हो जाएगा आपके पास बेटा? यहाँ पे हमारे पास वापस I पहुंचना है, और I क्या है? I1 + I2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये IG करंट गया, यहाँ देखो ध्यान से, ये IG करंट इधर से आ रहा है इस नोड पे, ये I2 करंट इधर से ऐड हो रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा? I2 + IG, ताकि जब यहाँ से करंट मिलेगा इस पॉइंट पर तो वापस कितना जाना चाहिए? I, और चेक कर लो
I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 पहुंचेगा और I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के इक्वल, क्योंकि I तो I1 प्लस I2 में गया है। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसी चीजें मिल जाए कि हाँ भैया हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप समझ जाना कि हाँ हमने जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सही किया है। जितना करंट बैटरी से लिया है अगर उतना ही करंट बैटरी पे जा रहा है तो आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है, वरना आप लोगों ने सही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक तरीका होता है आप लोगों को चेक करने का कि हाँ भैया आपने चीज़ें सही करी है या नहीं करी। राइट, अब हम लोग आते हैं यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल या KVL, किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल। ठीक है, क्या कहता है हमारे पास कि भैया दो लूप पकड़ लो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, चेक कर लो, कहानी खत्म। करें तो इन लूप A B C D ऐसे कर देते, नाम देते हैं। तो इन पहले ही लूप मान लेता हूँ, चलो दोनों में इस बार क्लॉकवाइज ही घूम लेते हैं। मर्जी तुम्हारी, तुम एंटी क्लॉकवाइज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल करके दिखाया था मैंने आप लोगों को कि अगर हमारे पास करंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हमने डायरेक्शनलिटी कर रखी है, गलत नहीं होता इसमें कुछ भी, किसी मर्जी में घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ABDA कौन सा लूप लिया है मैंने? इन लूप ABDA क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, I1 के साथ P है, रेजिस्टेंस कितना है इसका P। तो देखो जिस डायरेक्शन में मैं घूम रहा हूँ उसी डायरेक्शन में ये है, तो यहाँ पे आएगा माइनस I1 इंटू P। अंदर जाओ, प्लस मैं जिस डायरेक्शन में घूम रहा हूँ उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, IG इंटू G। राइट, और इधर देखो जिस डायरेक्शन में मैं घूम रहा हूँ उस डायरेक्शन के अपोजिट है, I2R। हाँ, तो प्लस I2 इंटू R, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 0 के इक्वल हो जाएगा। राइट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन किस लूप में लेंगे? BCDB। कौन से लूप में लेंगे बेटा? BCDB। फटाफट से बताओ, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे थे, I माइनस IG इंटू Q, लेकिन ये किसका होगा? माइनस का, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट भी आ रहा है, तो माइनस का Q इंटू I1 माइनस IG। राइट, आगे आ जाओ, आप ऐसे घूम रहे हो, I2 प्लस IG और S अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, आपकी डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा प्लस I2 प्लस IG इंटू S। राइट, और क्या है इधर? आपकी डायरेक्शन ये माइनस IG इंटू G हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा, आप इधर जा रहे हो, करंट इधर आ रहा है IG का। राइट, तो ये आ जाएगा प्लस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? कैमरे में दिख रहा है इतना नीचे तक? ठीक है, अब इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह देखो बेटा ध्यान से, हमें पता है कि जब हमारी कंडीशन कैसी होगी? ड्यूरिंग बैलेंस्ड कंडीशन। ड्यूरिंग बैलेंस कंडीशन क्या होगा बेटा? बैलेंस कंडीशन के दौरान IG इज इक्वल टू 0। राइट, और अगर IG अगर आपके पास 0 हो जाता है तो इस सब में 0 कर दो, ये वाई टर्म खत्म। तो यहाँ पे माइनस का I1B प्लस I2R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं I2R इज इक्वल टू I1P। पहली इक्वेशन बना दो, इसको भी समझ गए, और इधर IG 0 करो तो ये वाली टर्म खत्म, तो ये बचेगा माइनस I1 इंटू Q। राइट, और ये क्या है? S तो रहेगा, I2 प्लस IG है ना? हाँ, तो S में I2 प्लस IG है ना, तो प्लस S इंटू I2 हो गया, तो ये तो IG 0 हो जाएगा, प्लस S I2, तो प्लस S I2 है ना, तो इसको ऐसे करता हूँ इज इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि IG तो 0 है बेटा, ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि IG 0 है, इसको 0 करेंगे। तो मैंने क्या करा, I1 Q को इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा S, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 हो गया ना, कंडीशन तो ये है, तो इसको इधर भेज दो, तो मेरे पास आ जाएगा S I2 इज इक्वल्स टू Q I1 इज इक्वल्स टू Q I1। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास आएगा I2R अपॉन S I2 इज इक्वल्स टू I1P अपॉन Q I1। I1 से I1 गया बच्चा, I2 से I2 गया, R अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। देखो यही प्रूफ में वो करना। राइट, तो आपसे पूछा जाता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, और किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ कीजिए इस कंडीशन को। ठीक है,
अब आपका ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है काफी सेंसिटिव है, और इसकी सेंसिटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? तो बेटा याद रखना कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये मोस्ट सेंसिटिव तब होता है जब आपके पास ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल, देखो इक्वल होने पे P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन है समझ लो 3 और 6 और 2 और 4, ये भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, क्योंकि ये 1:2 आ गया और ये भी 1:2 है। ठीक है, AC ऑफ कर दो। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारे पास जो कहानी है ये 3:6 की, और ये मतलब दोनों 1:2 में आ रहे हैं ना। तो इस समय पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S हो जाए, तो इससे करंट 0, और आपके पास फिर नॉर्मल सर्किट का इस्तेमाल करके सीरीज में होगा, इस सीरीज में दोनों कंडीशन पैरेलल में, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी ये सॉल्व करने की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब आपके पास चारों रेजिस्टेंस किसके हो जाएं? इक्वल वैल्यू के। दूसरा सेंसिटिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है आपके पास कि आपने मटेरियल क्या यूज किया है। तीसरा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर का और बैटरी का, इनकी पोजीशन कहाँ पर है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाकी सब थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें आप लोगों ने चेक करनी है और आपको पता करना है कि यहाँ पे हमारे पास किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बुक से पढ़ लेना भाई, इतना ही है, मेन तो यही है। अब व्हीटस्टोन के ब्रिज पर हमारे पास कई सारी चीज आती हैं। एक आता है पोस्ट मीटर बॉक्स, एक आता है मीटर ब्रिज, एक आता है कैरी फॉस्टर ब्रिज। ये सारी जितने भी चीजें हैं ये सब किसके एप्लीकेशंस हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का। और हमारे सिलेबस में केवल एक ही है, कौन सा? मीटर ब्रिज। उसको अभी हम लोग करके देखेंगे। पहले एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, कनेक्शन कैसे कैसे लगाने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, और अगर ऑपरेटर सही काम करते हैं तो मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा, वरना थ्योरी तो हमारे पास जिंदाबाद है ही। बाकी जैसे कि इंस्टीट्यूशन में चलती है थ्योरी तो हमारे यहाँ पे चली रही है। ठीक है, गुब्बारा फुला है ढंग से, हैं चिंगम खाते खाते गुब्बारा फूल रहा है, तो ये चिंगम सीट के नीचे चिपक जाती हैं। चलो, तो अब हमारे पास जो सेटअप है, एक जना कैमरा पकड़ लो, एक आध जना व्हीटस्टोन ब्रिज पे दिखा दो, और एक जना जो है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो चल लो, बाकी सारे को जैसे देखना है वैसे देख लो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आया जो जो करना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, अगला बैच भी चालू हो जाएगा। जल्दी आके जिसे इसको देख रहे हैं खड़े होकर देख, पॉज वॉज नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ, अनकट चल रहा है, कोई वो नहीं है। पॉज में कौन सा हम क्या कर रहे हैं? गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। जल्दी खड़ा हो जाओ भाई, देख लो सारे सर्किट खड़े होकर दिखा दो एक जना भी। वो नहीं दिखेगा, वहाँ पे पहुँचेगा भी नहीं, सब चीज़ें कैसे तो ले ले। हाँ दिखा, ठीक है, नहीं छोड़ दे उसे। अच्छा, पहले देखो हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है। कई कई स्कूलों में ये भी यूज कर सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर की जगह आपके पास डायरेक्ट लेग्रांजे सेल दे दें। क्या दे सकते हैं? लेग्रांजे सेल, या फिर कोई भी एक सेल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर स्कूल में बैटरी एलिमिनेटर हो, बट यहाँ पे वही होगा, एक ईएमएफ का सोर्स होगा बेसिकली। तो ये क्या है हमारे पास? ईएमएफ का सोर्स। दूसरी चीज बेटा, ये सारा एपरेटस हम लोग को डीसी पे काम कराना है। किस पे काम कराना है? डीसी का। तो इसका काम क्या है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। दूसरी चीज याद रखना कि इसको जो है डायरेक्ट वैसे कर तो सकते हैं, क्योंकि अब मैंने इसको जो है डीसी सोर्स दे दिया, बट फिर भी अवॉइड करना कि इसको डायरेक्ट प्लग इन मत कर लेना। डायरेक्ट प्लग इन ना करने के लिए मैंने यहाँ पर बेटा आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ, एक ये दे रखा है एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन के अंदर जब मैं डालूंगा तब जाके मेरे पास जो है कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या वाओ है 2 साल के बच्चे की तरह, वाओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर डाल दिया है वायर। अब मैं वहां से स्विच ऑन कर रहा हूँ। अब ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये बैटरी एलिमिनेटर के पास एक ऑफ और एक ऑन का होता है, तो इसे नीचे कर देंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारे पास सर्किट चालू हो चुका है। अभी तो मैंने सर्किट को जो है डायरेक्ट ऑन ही कर रखा है। ये की निकाल दी है, इसका मतलब सर्किट इसमें ओपन सर्किट में है। इस समय तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो सर्किट किस में है अभी? ओपन सर्किट में। और ये लगाते ही हमारे पास जो सर्किट है क्या हो गया है? क्लोज। अब इसे कनेक्शन जानते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जो सेटअप है इसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास पूरे 1 मीटर का स्केल आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस मीटर के ऊपर आपको एक वायर ये वाली दिख रही होगी, जिसको मैं बजा रहा हूँ, ये वाली दिख रही है।
ये वायर जो बेटा किस चीज की बनी होती है? ये वायर बनी होती है नाइक्रोम की, कॉन्स्टेंटिन की और मैग्नीशियम की। ऐसा क्यों? तो बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि इनका अल्फा काफी हाई होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वगैरह जब भी हमारे पास चेंज होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास इसका यूज किया जाता है। अब अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है, वो कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, कनेक्शन करते समय आप लोगों को ध्यान रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन फुलफिल होना चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन के लिए ध्यान सुनिए कैसा है मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट। एक स्ट्रिप ये है, कई स्कूलों में इसके आगे तक यहाँ पर होती है, जैसे ये जा रही है एल शेप, ये एल शेप कई स्कूलों में यहाँ तक होती है। तो हमारे वाले में काफी लंबी एल दिख रही है, आपको पूरा एल दिख रहा है, ऐसी एक एल शेप यहाँ पर। ठीक है, इस एल शेप के एक एंड से आपके पास बैटरी एलिमेंटर का, जैसे मेरे पास ये सारा पॉजिटिव एंड पे है, वो सारा नेगेटिव एंड पे। ठीक है, ये जो रेड वाला है इसको मैंने पॉजिटिव है, और जो ब्लैक वाला है मेरा नेगेटिव है बेटा। बैटरी के पॉजिटिव एंड से, बैटरी एलिमेंटर के पॉजिटिव एंड से पहले मीटर ब्रिज का एक एंड कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये जो गैप है इसको हमने बोला गैप G1, उसके बाद ये पूरा गैप आया दूसरा, इसको बोला हमने गैप G2। ठीक है, देखो ये दो हमारे पास डायरेक्ट चल रहा था अब तक, सारी चीज बिल्कुल कनेक्शन में थी, बीच में गैप आ गया ना एक और, तो इस गैप के बीच में हमने वो चीज फिक्स कर रखी। ठीक है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव वाला है उसको मैंने किससे डाला है? मीटर ब्रिज के एक एंड से बांधा। अब दूसरा गैप जो है, यानी कि जो पहला गैप है बेसिकली, या दूसरा पॉइंट इसको बोलूंगा, उसको आपको फिट करना है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा है, धूल जम गई है उसके ऊपर मैंने हटा दिया है। रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो। रेजिस्टेंस बॉक्स का एक वायर मैंने इससे जोड़ रखा है, तो दूसरा वाला वायर मैं इससे जोड़ूंगा। अब ध्यान सुनना कि आगे क्या होगा, ये समझ में आ गया? रेजिस्टेंस बॉक्स किसमें फिट होगा बेटा? G1 में फिक्स होगा। ठीक है, और G1 मतलब गैप 1। दूसरा ये जो मेरे पास गैप 2 है, ये एक्चुअल में अननोन वायर है, जिस वायर की मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता है, यानी कि इसी वायर की जो अननोन रेजिस्टेंस था मुझे यही फाइंड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एस है, हाँ, जिसकी वायर की बेटा मेरे को नहीं पता, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये हो गया हमारे पास क्या? R, जिसका रेजिस्टेंस हमें नोन है। ये नोन वैल्यू की रेजिस्टेंस है, मैं इसमें से निकालूंगा और इसमें से वैल्यू सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, रुक जा बेटा, उस की को मत, हाँ वो वाला तो छेड़ लो क्योंकि वो तो अलग है ना, सर्किट से अलग है। ठीक है, अब ध्यान सुनो अगला गैल्वेनिक, जो बीच वाला देखो 1 2 3 यानी कि बीच की स्ट्रिप है, इसमें जो बीच वाला होता है इसमें गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है बेटा। बीच वाले में गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव, और जो इसका नेगेटिव है गैल्वेनोमीटर का, वो किससे कनेक्ट होगा? डायरेक्ट जॉकी से। ठीक है, बीच में शंट कनेक्ट हो गया। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, जरूरी नहीं है कि आप की से ही कनेक्ट करो, नीड नॉट नेसेसरी कि आप नेगेटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट करके आप डायरेक्ट भी इससे लगा सकते हैं, बट कई बुक्स में की का इस्तेमाल करना बता रखा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने की का इस्तेमाल कर रखा है। दूसरा, आपको जो कैपेसिटी दे रखी है, देखो अब जैसे यहाँ पे मैंने ये ऐसे चेंज करते ना, ये मैंने चेंज किया तो इस समय 0 वोल्ट, अब ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस समय 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि हमारा वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ का सोर्स है, उससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है? 4 वोल्ट का। अब सारे कनेक्शन समझ में आ गए। नेगेटिव को एक की से, एक एंड से की से कनेक्ट होगा, और की का दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से। तो देखो पूरा सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया? पहले से हमने बैटरी, दूसरे से रेजिस्टेंस बॉक्स, तीसरे से रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच वाले से गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाले से हमने जॉकी कनेक्ट कर रखी है, सॉरी उससे अगले वाले से हम लोगों ने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड से दूसरे नेगेटिव वाले से जॉकी कनेक्ट कर रखी है, फिर जो उधर पहला एंड आएगा उससे हम लोगों ने की और बैटरी एलिमेंटर का नेगेटिव। मैंने बोल रखा है इसको हटा के आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका ऑन ऑफ का सिस्टम यहाँ से भी चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने ऑन किया तो एक्चुअल में ये देखो, मैं इधर टच करूंगा तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब मैं रेजिस्टेंस निकाल के देखता हूँ, ये 200 ओम का अगर मैं निकालता हूँ, ये चल क्यों रहा है? चलना तो चाहिए, जो पूरा एल है, कोई बात नहीं, थ्योरी नहीं ये तो थ्योरी में चलेगा, लेकिन चलना तो चाहिए ना बेटा, क्योंकि हमारे पास सर्किट तो बिल्कुल कंप्लीट है। ये जो पूरा एल है वो पूरा पॉजिटिव है। निकालो तो पहले एक बेटा निकाल के रखा है, इसकी ऐसे दिक्कत नहीं है। ये छेड़छाड़ी तो नहीं करी किसी ने? तो बेटा एज यूजुअल जैसा होता है कि प्रैक्टिकल के टाइम पे तो प्रैक्टिकल हुआ नहीं, तो एक्चुअल में क्या है देखो, अभी हमारे पास ईएमएफ वगैरह हमने सब दे रखा था, कनेक्शंस हमारे सारे एप्रोप्रिएट है, मैंने चेक कर लिए हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे हम लोग क्या है एक रेजिस्टेंस हटाते हैं इसका, तो हमें चेक करना होता है कि हमारे पास जो हम लोग जॉकी का इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें एक तरफ जब हम लोग लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आना चाहिए और दूसरी तरफ लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। कनेक्शंस मैंने दोबारा रीवेरीफाई कर लिए, मुझे कुछ मिला नहीं। तो देखो अगर ध्यान से इधर, तो हमारे पास इस तरफ एक ही तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट, और इस तरफ लेके जा रहा हूँ अगर मैं जॉकी को, तो भी हमारे पास एक ही तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हमारे पास डिफ्लेक्शन एक ही तरफ हो रहा है। अब ऐसे केस में हम नल पॉइंट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब वो क्या दिक्कत आ रही है वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि वो हमने सारी चीज़ जो है चेक करनी है एट द एंड। तो देखो दोनों एक ही तरफ जा रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग जो है इससे तो नहीं निकाल सकते। बाकी तो और कोई तरीका है नहीं, तो मैं आपको अब थ्योरेटिकल पोर्शन समझा देता हूँ, बाकी करते कैसे हैं ये चीज़ आपको बताएगा, ठीक है। जो हमारे पास थ्योरी पोर्शन है उसको समझ लीजिए क्या करते हैं। देखो ध्यान से, होता है ऐसा, अगर सही होता तो मैंने कोशिश करी लगाने की, ठीक है, बट सही है नहीं। तो करते कैसे हैं कि एक बार इस तरफ जाता और एक बार इस तरफ जाता। लेट से कि जब मैं इसको इधर कर रहा था तो मेरे पास जो डिफ्लेक्शन आया इसकी जगह पर इधर जाता और इस तरफ करता तो इधर ही जाता, ठीक है। अब यानी कि हमें पता है कि इसके बीच में हमारे पास कोई जॉकी को जब हम लोग आराम से स्लाइड करते हुए टच करते ना, तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आता कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एक साथ कम होती है। देखो जैसे इसका अगर मैं दिखाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। ये देखो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल मैक्स जा रहा है ना, और इधर की तरफ टच करूंगा तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ये देखो कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा कम तो हो रहा है ना वैल्यू, जीरो पे आ गया बेटा। जीरो पे एक तरफ से नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए। ये थोड़ी होता है, एक तरफ से आता है। नहीं बेटा, एक तरफ से नहीं आता। अरे एक तरफ से आता है। नहीं बेटा, हमारे स्कूल में तरफ से होता है। नहीं बेटा, स्कूल में ऐसे नहीं सिखाएगा। आप जब आपको जब सिखा रहे हो तब गलत सिखा रहे हो, तब आपने कुछ गलत ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि देखो इसकी वैल्यू इस पर कुछ और आ रही है ना, जैसे कम आ रही है, लेकिन इधर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है। तो ऐसे इधर और इधर के बीच में हमारे को एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो आ जाए। और उस जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, लेट से कि मेरे पास इधर से शुरू करता और ये वाला जो है मेरे पास P रेजिस्टेंस था, मैंने तो बताया था P/Q = R/S बताया था। उसमें P और Q क्या है देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है P है पूरा, जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स का नॉन रेजिस्टेंस। देखो इसमें रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू लिखी हुई है, 500, 200, 200, 100, 50। तो इसमें से मैं कोई भी एक रेजिस्टेंस उठाता हूं, जैसे 2 ओम का मैंने उठा लिया। तो लेट से फिर मैं चेक करता कि यहाँ पे मेरे पास डिफ्लेक्शन इधर गया, अभी तो खैर दोनों एक तरफ जा रहे हैं, फिर इधर गया, लेकिन अभी तो नहीं कर पाएगा। बट अगर ऐसा होता तो दोनों की तरफ एक बार इधर जाता, एक बार इधर जाता, ठीक है। फिर मैं चेक करता, मेरे पास इस वाले वैल्यू पे क्या आता है, नॉन रेजिस्टेंस हो जाता। ये वैल्यू क्या जाती है मेरी, नॉन हो जाती है, यानी कि 2 ओम हो गया, ये अननोन है। अब लेट से मेरे पास मेरा बैलेंस पॉइंट आता 37 पे, इधर से किस पे आता 37 पे। तो 37 पे इधर से आ रहा है, तो बेटा इधर से चेक करना है हमारे पास किस पे है, 63 पर है, या 100 - 37 भी कर सकते हैं। यानी कि एक बार इस तरफ से देखना है और एक बार इस तरफ से देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास एपरेटस की कहानी थी, और इसका जो वर्किंग है वो मैंने आपको समझा दिया है, किस तरीके से करते हैं, कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं जब इस जॉकी को अपने लेफ्ट की तरफ टच कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन किस तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ आपको दिख रहा है। जॉकी देखो एक बार, जॉकी इधर, जॉकी पे देखो, ये देखो जॉकी लेफ्ट की तरफ टच कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन किधर जा रहा था, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, राइट की तरफ लेके जाता हूँ जॉकी को, तो देखो इधर राइट की तरफ, ये राइट में मैंने इसे टच किया, तो आप डिफ्लेक्शन देखो बेटा कहाँ जा रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, बिल्कुल राइट की तरफ, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन राइट की तरफ जा रहा है। अब यानी कि इससे मुझे ये पता पड़ता है कि मेरा जो नल पॉइंट है वो इन बिटवीन कहीं पर यहाँ पर है, राइट। अब थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लो बेटा एक बार, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके इन बिटवीन हमारे पास कहीं पे नल पॉइंट था, क्योंकि एक बार डिफ्लेक्शन हमारे पास लेफ्ट में गया, एक बार डिफ्लेक्शन राइट में गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इधर से चेक करना है कि इधर इतना इधर जा रहा है, इसको इधर लेके आओ स्लाइटली, और इधर लेके आओ, सेंसिटिव है काफ़ी, वहाँ पे पॉइंट चेक करना है। देखो अब यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है 10 पे, अब मैं धीरे धीरे इधर लेके आऊँगा कि मेरे पास जो नल पॉइंट आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब एक बार गैल्वेनोमीटर की तरफ दिखाओ, तो मुझे चेक करना है इसके आसपास कहीं था, यस एग्जैक्टली, और देखो ये पॉइंट आ गया 0। अब देखो इस पर मैंने अपनी जॉकी रख दी, अब ये जॉकी की रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, 0 से लेकर 20 तक, राइट। कितनी आ रही है, 0 से लेकर 20 तक, ऊपर वाली स्केल देखिए बेटा। तो ये जो पॉइंट है 0 से लेकर 20 तक का, ये मैं मानूंगा अपना L1 या L मान के चल लूँगा। और टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 100 मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 100 मीटर है, तो 100 मीटर में से अब बचा हुआ जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी हमने देखा कि किस तरीके से मिडल ब्रिज काम करता है, एपरेटस आपको पूरा दिखा दिया था, है ना, कनेक्शन हमें सारे समझ में आ गए थे।
अब वो अननोन रेजिस्टेंस कितना था मैंने आपको दिखाया था कि एक नल पॉइंट हमें पकड़ना था। नल पॉइंट हमने कैसे पकड़ा कि हमारे पास जीरो वैल्यू किसकी आती है, ये चीज हमें चेक कर रही थी, है ना। यानी कि जब उस जॉकी को मैं हिला रहा था, धीरे धीरे हिलाया था ना मैंने, तो उस जॉकी का एक पॉइंट ऐसा आया था, जब बहुत सेंसिटिव था तो राइट में बहुत ज्यादा जा रहा था, लेफ्ट में हमने देख लिया था जा रहा था, तो एक पॉइंट ऐसा पकड़ना था उसको धीरे धीरे लाके जहाँ पे वो कितना आया जीरो, जो हमारे पास किधर से आया था 20 पर आया था जीरो, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बार फटाफट से थ्योरेटिकल अरेंजमेंट देखते हैं कैसा। मेरे पास ये मेरा एक मीटर ब्रिज होता है बेटा, जिसमें की साइड में मेरे पास क्या लगे हुए थे, एल शेप की स्ट्रिप्स लगी थी, कॉपर की स्ट्रिप्स थी, और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट था, है ना। इसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप था, उसके बाद यहाँ पर एक और मेटल की स्ट्रिप लगी हुई थी, और सेम यही अरेंजमेंट हमारे पास किस तरफ था, अपने राइट की तरफ था, और यहाँ से हमारे पास ये कनेक्टेड था विद द हेल्प ऑफ वुडन स्केल, और यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट्स थे, राइट। अब बहुत ही इत्मीनान से सुनना है, आराम सुनना है। क्या था, एक बार थ्योरी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला जो मेरा एंड था बेटा, इसमें मैंने क्या फिट किया था, अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। इसमें मैंने अपना रेजिस्टेंस बॉक्स फिट किया था। अब यहाँ पर 3 थे, बीच में मैंने क्या फिट करा था बेटा, अपना गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, इससे मैंने क्या फिट करी थी, अपनी जॉकी, इससे क्या फिट करी थी मैंने, अपनी जॉकी फिट करी थी। अब ये वाला जो इसका बीच वाले का सबसे राइट एंड रहता है, यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटा, शंट, वही ग्रीन वाला वायर जो अननोन वायर था हमारे पास, ग्रीन वाला दिख रहा है सबको, ठीक है, तो ये अननोन था। अब बैटरी एलिमिनेटर से हमने एक पॉइंट यहाँ उठाया था, और इसका एक पॉइंट ईएमएफ मान लेता हूं। बैटरी एलिमिनेटर बेसिकली किसके लिए था, ईएमएफ के लिए था। 4 वोल्ट का था मेरे पास, 4 वोल्ट मैंने करंट 4 वोल्ट की मैंने बैटरी दे रखी थी, आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लगाई थी, की लगाई थी, और की को मैंने क्लोज और ओपन करना बता दिया था आपको, और इस की का नेगेटिव एंड मैंने इससे करा दिया, यानी कि बैटरी का जो लाल वाला था, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल था बेटा, वो मैंने किससे कनेक्ट किया, ए पॉइंट से। फिर बैटरी के ब्लैक वाले जो टर्मिनल था, उसको मैंने पहले की के एक एंड से किया, की में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है कुछ, की को आप किधर से कनेक्ट कर सकते हो, तो की में एक एंड से इधर किया और एक एंड से इधर किया। क्या दिख नहीं रहा है वाला, ऊपर हो गया काफी, देखता हूँ कितना ऊपर हो गया है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा बताने के लिए। अब दिख रहा है, ओके, राइट। तो वैसे सर्किट तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पर ये हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैंने जॉकी को स्लाइड किया था, ये मेरा मीटर स्केल था, ये मेरा मीटर स्केल था, ठीक है। तो ये मेरा मीटर स्केल जब मैंने यहाँ पर 20 पे लगाया था, तब मेरे पास गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन आई, राइट। और ये वाला जो पॉइंट रहा, ये वाला जो पॉइंट रहा, लेट से मेरे पास ये लेंथ L भाई, अब ये हर बार तो बीच में फिक्स नहीं हुई ना बेटा, वो तो मैंने वहां से एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाला। भाई मैं जैसे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स एक बार दोबारा एपेटेंस दिखा देता हूं, तो देखो ध्यान से कि अभी जो मेरे पास कहानी थी वो कुछ इस तरीके से थी कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने ये दो रेजिस्टेंस निकाल रखे थे, 500 और 200 के, 700 ओम के रेजिस्टेंस निकाल रखे थे। गैल्वेनोमीटर था, ये बैटरी का वो पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव वायर, और ये शंट, ये जो ग्रीन वाला ये क्या था अपने पास, शंट था, जिसका हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, और ये की थी, ठीक है। तो ये कहानी थी अब हमारे पास। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली बार में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास 20 जो हमारे पास सेंटीमीटर था, उस पर हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गई। क्या आ गई, बैलेंसिंग लेंथ आ गई। अब सिंपल सी बात है यार, ये लेंथ आ गई। अब ध्यान सुनो, जो कोई इंपॉर्टेंट है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको मैं मान लेता हूँ P, राइट, और ये जो शंट है इसको मैं मान लेता हूँ Q, या फिर ऐसा करो इसको R मान रेजिस्टेंस बॉक्स को, शंट को कई किताबों में S से दे रखा है तो S मान, राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो लेंथ है ना, इसको मैंने P मान लिया, तो बची हुई लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास, बची हुई लेंथ कितनी है मेरे पास, टोटल कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये L है तो ये सिंपल 100 माइनस L आ जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये वाला मैंने P पोर्शन मान लिया, Q मान लिया, तो अगर मैं P अपॉन Q करूंगा बेटा तो ये कितना आ जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा ड्यूरिंग बैलेंस कंडीशन, क्या बोला बेटा मैंने, ड्यूरिंग बैलेंस कंडीशन। अब बताओ बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या था, IG 0 था, IG यानी कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0, तभी तो नल पॉइंट पे आया बेटा हमारा, तभी तो वो 0 आया था। और जब IG 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास P अपॉन Q किसके बराबर हो गया था, R अपॉन S के, यानी कि दिस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और P अपॉन Q किसके इक्वल है, L अपॉन 100 माइनस L के। तो आप यहां से क्या रख सकते हो कि R बाय S इज इक्वल टू 100, R बाय S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब मेरी बात ध्यान रखना बेटा, बच्चों वाली कहानी है। S क्या है, शंट, जो ग्रीन वाला वायर था जो आपको मैंने दिखाया जिसका रेजिस्टेंस निकालना था,
ये आपका अननोन है, इसको इधर ले जाओ तो आपके पास s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू 100 माइनस l अपॉन l। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अभी अननोन ही तो हुआ, अब इसके बाद आर को फिक्स करना ही मैंने आपको दिखाया था, मैंने 500 और 200 700 ओम के रेजिस्टेंस निकाल रखे थे, यानी कि आर के तो नोन हो गई ना, 700 कर दी मैंने यहाँ पे। अब ऐसे 1 2 3 4 जितने भी आपको निकालना रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप लोग आराम से रेजिस्टेंस निकाल के अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इसकी रेजिस्टिविटी बता दोगे, किसकी, ये जो वायर यहाँ पे लगा हुआ था ग्रीन सा वायर जो आपने देखा, मैंने कहा इसकी रेजिस्टिविटी बता दो। अब रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मुझे अब भाई एक जो आपको वायर दिख रहा है ग्रीन वाला, अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं तो बेटा ये मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट देना बस, बड़ा ही अच्छा वायर है, आराम से खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, ले रहा है फिलहाल के लिए तो ले गया टाइम पर, हाँ खुल गया। देखो ये वो वायर था जो मैंने शंट की जगह पर लगाया था। अब इस वायर में कोई ना कोई लेंथ होगी, इस वायर की कोई ना कोई क्या होगी, रेडियस होगी। तो लेट्स से इस वायर की लेंथ l डैश थी, मैं l इसमें ले रहा हूं क्योंकि मैं l ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका हूं, ठीक है। ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया इस वायर के लिए, तो R इज इक्वल्स टू रो l बाई a होता है। लेकिन मैं इस वायर की बात करूंगा तो मेरे को रो निकालना है, तो रो इज इक्वल्स टू R की जगह पर क्या आएगा मेरे पास, शंट का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस ही है ना। अब उस अननोन वायर की रेजिस्टिविटी निकाल रहा हूं, तो उसके रेजिस्टेंस जगह क्या लूंगा मैं, S, पर S तो है तो एक रेजिस्टेंस ही, S इनटू A अपॉन में दिख रहा है, यहाँ तक साइड में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। L dash is the length of wire of shunt कह लो या किसी का जो इसकी आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ये आपके पास L dash। अब एरिया जब आप निकालेंगे तो रो इज इक्वल्स टू S इंटू पाई R स्क्वायर बाय L dash हो जाएगा, राइट। तो ये कहानी रहती है हमारे पास किसकी बेटा, सिंपल सी मीटर ब्रिज, ठीक है। तो आज के लिए छोटी सी क्लास रही, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सारी चीजें समझ में आ गई, प्रैक्टिकल हमने करके भी देखा, डिफ्लेक्शन मेथड भी हमें समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन एक बार लेफ्ट में होना चाहिए, एक बार राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार एरर आ भी जाते हैं, कई बार क्या होता है करंट बहुत ज्यादा इधर जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी होती है ना। अब सेंसिटिविटी क्यों होती है हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सेंसिटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है ये भी मैंने आपको बताया कि जब इसके चारों आर्म इक्वल उसके होंगे वीडियस टू उनके, तो ये अब ये मीटर ब्रिज का जो आपको स्कूल में लिखने पड़ते हैं उसका देख लो बेटा। सबसे पहले लिखा जाता है मीटर ब्रिज क्या है, सबसे पहले लिखा जाएगा कि मीटर ब्रिज है क्या, तो आप लिखोगे अ डिवाइस, भाई इंग्लिश में जरा छाप देना कि अ डिवाइस which is used to measure the value of unknown resistance in a circuit, right। फिर इसका लिखते हैं, ये तो हो गया मीटर ब्रिज की डेफिनेशन। फिर बेटा इसकी लिखते हैं प्रिंसिपल, तो बेटा किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, बेसिकली ध्यान से देखोगे तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S पे कर रहा था, और ये किसका प्रिंसिपल था, वीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या डालेंगे बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, देखो इट कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर स्केल, है ना, विद 2 कॉपर स्ट्रिप्स एट एंड, अ गैप G1 on which resistance box is connected and the gap G2 in which the unknown resistance या unknown wire of which resistance is to be measured is connected, ठीक है। दूसरा galvanometer is connected with the middle portion of that portion, जो भी लिखना हो अंग्रेजी तो आती है इतनी, and the negative terminal of a battery is connected to jockey, the corner of one end is connected to the positive end of the battery eliminator जो मैंने करके दिखाया, the negative end is first connected to key and then connected to the other end of the meter bridge। बेटा आप इस की को हटाकर डायरेक्ट सर्किट भी लगा सकते हैं, आ सकती है उसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई बार जैसे पिछले साल मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था तो उसमें की जैसा नहीं आ रहा, तो हमने की हटा दी, बाकी सारी चीजें सही आ रही थी। तो हो सकता है आपका एक आधा अगर ऐसा ना आए तो आप की हटा के देखना आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका एपरेटस बहुत ज्यादा पुराने हो रहे हैं तो आप वायर को साफ करना अच्छे से, है ना, और इक्विपमेंट सही करना, जॉकी का नीचे का देखना ज्यादा घिस तो नहीं रहा है। दूसरी थिंग इंपॉर्टेंट कि इस जॉकी को ऐसे उठा के इस तार के ऊपर यूं घिस मत देना, जूम नहीं करना बेटा, इसको एक पॉइंट पे टच करना है कि इधर मैंने टच किया था तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ। अब जब इधर डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट थोड़ा सा इधर लेफ्ट की तरफ टच करता हूं, देखो एक्सट्रीम टच कर देना, एक इधर टच कर देना, इधर टच करना है। जब इधर टच करोगे तो इधर जाना चाहिए जैसे हमारा गया था, और जब इधर टच किया तो इधर जाना चाहिए जैसे हमारा गया। अगर ये लेफ्ट और राइट जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो गड़बड़। फिर आप अपना
एक्सपेरिमेंट में चेक करिए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, या तो इक्विपमेंट में गड़बड़ हो सकती है। अभी जॉकी तो बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू है ना, तो आई थी गड़बड़ आ जाती है, इसलिए मैंने ब्रांड न्यू मंगाई थी, है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ यूज कर रहा हूँ। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद वर्किंग आपको लिखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए लिखवा रहा हूँ ये सारी चीजें, मीटर रेस प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग। वर्किंग में आप कहेंगे जॉकी को स्लाइड कीजिए अराउंड द वायर एंड नोट दैट पॉइंट वेयर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन। ठीक है, वेयर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, इन दैट कंडीशन द लीड स्टोन इज ब्रिज एंड इन सच कंडीशन P upon Q is equals to R upon S। और ये सारी राम गणना आपको लिखनी है, ये वाली जो अभी हमने करके दिखाई, ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलने की संभावना है। स्टेप वाइज आप इन सब चीजों को लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफी है कि अगली क्लास में एक बार एक्सपेरिमेंट ट्राई करूंगा कि आपका हो जाए पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, उसका भी अपडेट्स है हम लोगों के पास, सेटअप रखेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, एक्सपेरिमेंट अब तो कितना टाइम हो गया, उससे भी 1-1.5 साल 2 साल हो गए पोटेंशियोमीटर को लाए हुए भी, है ना, तो मैं चेक कर लूंगा वायर पे जंग ना लगी हुई है, क्योंकि इससे हमारी सारी चीजें बदल जाती हैं, इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है एंड सो ऑन, सारी डिफिकल्टी रहती है। बट एटलीस्ट मैं आपको कैसे कनेक्शन लगाते हैं, कैसे हमारा दिखता है पोटेंशियोमीटर, कैसे काम करते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, ये चीज तो मैं समझा दूंगा। बेशक हमारा एप्रेंटिस वर्क ना करे इस बात में गारंटी नहीं है, बट आज तो किया, और अगर नहीं करेगा तो भी आप लोगों को कनेक्शन और एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।